वाइंडिंग अप विद द पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। और इसका सारा हिसाब किताब अपन ने देख लिया है। 123 पे इसकी कहानी चालू होती है। सबसे पहले डिविडेंड का मीनिंग आया, जिसके अंदर हमने देखा कि डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी आ जाता है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड के अंदर हमने बात किया तो इसने बोला कि भैया डिविडेंड का जो प्रकार है वो टाइम के बेस पे होता है, नेचर ऑफ शेयर के बेस पे होता है। टाइम के बेस पे जो होता है वो होता है फाइनल और इंटरिम, राइट, जो ईयर एंड पे मिलता है और जो साल के बीच में मिलता है। नेचर ऑफ शेयर के बेस पे दो होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस वालों को दो एडवांटेज होता है, एक तो डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी से और एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होता है इक्विटी के। फिर शेयर्स को क्लासीफाई किया दो पार्ट्स में, इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123 यहाँ से चालू हुआ। डिक्लेरेशन के अंदर हमने बोला भैया आप इस साल के प्रॉफिट में से दो, पिछले साल के प्रॉफिट में से दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई पैसा मिला उसमें से देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, पहले क्या था, डिविडेंड देने के लिए रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना कंपलसरी था। अब ऐसा कुछ भी कंपल्जन नहीं है, आप रिजर्व में पैसा नहीं भी ट्रांसफ़र करोगे तो भी चलेगा। अगला आता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से भी दे सकते हैं क्या, तो इन्होंने बोला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से देने का है तो दो, पर रूल 3 के अनुसार ही देना पड़ेगा, जो रूल 3 कहता है। ये गवर्नमेंट कंपनी पे लागू नहीं होता। आप डिविडेंड डिक्लेयर करना है, फ्री रिजर्व में दे सकते हो क्या, दे क्या सकते हो, फ्री रिजर्व में से ही देंगे भाई, फ्री रिजर्व में से ही देंगे। ऐसे भी स्पेसिफिक रिजर्व से डिविडेंड थोड़ी देते हैं यार, तो फ्री रिजर्व से देंगे। ये बस सिंपल सा लॉजिक है जो आपको अकाउंट्स में भी सीखा है कि भैया जब भी आप डिविडेंड दो पहले एक्यूमुलेटेड लॉस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अब अगला आता है इसके अंदर, रूल नंबर 3 के अंदर ये बोलता है कि भैया 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है इसके अंदर। 4 चीज़ों को क्या ध्यान में रखना कि भैया रेट ऑफ डिविडेंड, देखो भाई अब आपके पास इस साल प्रॉफिट नहीं है, फिर भी शेख चिल्ली की औलाद फिर भी डिविडेंड देना चाह रहे हो, तो अपन इतनी रहीसात निकली है तो रहीसात को थोड़ा हिसाब से दिखाएंगे ना अपन भाई। इस साल प्रॉफिट नहीं है, फिर क्या अपने को औकात दिखाने का है, पर बोलते नहीं सब हम पिछले साल के रिजर्व में से देना चाहते हैं, दो, पर जो रेट आप दोगे वो रेट 3 साल के एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अमाउंट जो आप विड्रॉ करोगे वो पेड अप और फ्री रिजर्व के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/10। फिर आप पहले लॉस को सेट ऑफ करोगे और फिर रिजर्व में बचा हुआ पैसा, जो रिजर्व में बचा हुआ पैसा है, इट शुड नॉट फॉल बिलो 15%, 15% से कम नहीं होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए, राइट। फिर डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, क्या बोलता है साहब, डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो ये बोलता है सबसे पहले ये कहता है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हो उसके 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट, डिक्लेयर होने के 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट, 5 दिन को मिलाते हुए 30 दिन में पे, 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट, राइट, और फिर 7 साल तक पड़ा रहेगा। 7 साल के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर कभी भी जाके अपना पैसा मांग सकता है। सबसे बेस्ट तो है 30 दिन में ही ले लो, नहीं तो फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल के भीतर ले लो। और अब तो ये भी है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है उसमें से भी मांग सकते हो, जो चार्जेस होगा गवर्नमेंट वो काट सकती है। इंटरिम डिविडेंड, अगला आता है इंटरिम डिविडेंड। अगर कंपनी को लॉस हुआ है और फिर भी साहब घर बिकवा देंगे पर डिविडेंड तो देंगे ही देंगे, तो ले भैया देना है दे। इंटरिम डिविडेंड रेट जो है वो एवरेज 3 साल के डिविडेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे देंगे, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही देंगे। रजिस्टर्ड का मतलब है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्डेड है, तो जिनका नाम रजिस्टर मेंबर्स में रिकॉर्डेड है उनको देंगे। अगर वो नहीं लेके गए तो आप कभी भी कैपिटलाइज तो नहीं कर सकते, ये एकदम क्लियर है। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अगर वो फेल्स टू कंप्लाई करता है तो 73 से 74 के नियम, अगर वो नहीं करता है, डिपॉजिट के पैसे नहीं देता है, अब डिपॉजिट होल्डरों को दे नहीं रहा है, समझो ना यार साहब, राइट। देखो पता है क्या होता है, हर इंसान का अपना एक कैरेक्टर होता है। there is a difference between education and educated। तो
तो साहब क्या होता है, एजुकेटेड एक अलग चीज़ है जिसका पढ़ाई से विशेष लेना देना नहीं होता। अब यार जो आदमी पूत के पाँव पालने में है साहब, जो डिपॉजिट होल्डर को रुलवा सकता है, जो दूसरे आदमी को जिनसे पैसा लिया है, गरीब आदमी को उसके पैसे को रोक के रख सकता है अपने फायदे के लिए, वो क्या करेगा? उसको अधिकार ही नहीं है डिविडेंड देने का साहब। इसमें भी साले के मन में खोट होगी साहब। फिर सेक्शन 8, राइट, प्रोहिबिशन ऑन सेक्शन 8 कंपनीज। प्रोहिबिशन ऑन सेक्शन 8 कंपनीज क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑन सेक्शन 8 कंपनीज कहता है कि भैया सेक्शन 8 वाली कंपनियां डिविडेंड नहीं दे सकती। वाजिब बात है, वो सोशल सर्विस के लिए बनी है, वो डिविडेंड क्यों देगी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, राइट, वो 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 7 दिन में गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, फिर 90 दिन में टोटल रिकॉर्ड्स हो, कौन सा शेयर होल्डर, क्या एड्रेस, कितना पैसा उसको देना बाकी है, 7 साल तक पड़ा रहेगा उसके अंदर पैसा। जो डिटेल है जिसका पैसा बाकी है वो कंपनी की वेबसाइट पे और गवर्नमेंट की अप्रूव्ड वेबसाइट पे आप बता देना, और 7 साल के बाद ये पैसा है ना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देना साहब। इसमें कोई दो बात ही नहीं है। तो 7 साल के बाद डालेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन में, वरना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक तो पड़ा ही है। 90 दिन में डिटेल दे देंगे, अगर डिले किया तो 12% का ब्याज है। फिर कोई भी व्यक्ति अगर अप्लाई करता है उसके लिए तो उसको मिलेगा, ये मेरा पैसा बाकी है तो तेरे को तेरा पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से भी पैसा अवेलेबल हो सकता है। और कोई भी ओनर प्रोवाइडेड द क्लेमेंट ऑफ शेयर, वही क्लेमेंट ऑफ शेयर मतलब ओनर एंटाइटल है टू क्लेम द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अगर प्रोसीजर्स का उसने कॉम्प्लाई किया है और अगर नियमों का उल्लंघन किया तो क्या लगेगी? पेनल्टी। अब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या बोलना चाहता है साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ फंड है, अलग अलग जगहों से पैसे आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के डोनेशन से, अमाउंट गिवन, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जनरल रेवेन्यू अकाउंट, फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फिर सेक्शन 38 वो फिक्टिशियस नाम से लिया हुआ है, चेश्वरिया, तो एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, कैसे कोई लेना भूल गया पता नहीं, इंटरेस्ट, फिर फ्रैक्शनल शेयर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का अनक्लेम्ड अमाउंट, या जो भी रूल 3 में बताया वो। इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ रिफंड करने में, इन्वेस्टर को एजुकेट करने में, फिर रेवेन्यू अकाउंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें जो जो देखो ये जो पैसा है ये पैसा इन जगहों से तो आ रहा है। फिर खर्च कहाँ पे कर सकते हैं? इन्वेस्टर एजुकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज्ड अमाउंट, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में, लीगल एक्सपेंसेस जो सेक्शन 37 में केस करने पे होता है, या कोई भी इंसिडेंटल मैटर हो। फिर एप्लीकेशन जाएगी अथॉरिटी को कि साहब मेरे को ये पैसा मेरा अवेलेबल करवा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी एक कमेटी बनाई है जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक सीईओ होगा, 7 अदर मेंबर्स होंगे, ढंग से मैनेज करेंगे, रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। ऑथोरिटी टू वर्क जो भी दी जाएगी वो सेंट्रल सीएजी से पूछ के दी जाएगी। राइट ऑफ द अथॉरिटी टू स्पेंड द मनी, जो पैसा है वो खर्च कर सकते हैं, जो कारण हमने बताए, जो जगह हमने बताए वहाँ पे खर्च करो। इतना सारा गवर्नमेंट का पैसा है तो इसकी ऑडिट होगी, सीएजी ऑडिट करेगा, एनुअल रिपोर्ट बनेगी, 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश होगी। और अगर डिस्प्यूट हुआ, मतलब मान लो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम आ रहा है वाई का जबकि शेयर खरीद चुका है एक्स, तो एक्स को अप्लाई करना पड़ेगा वाई को कि भाई शेयर्स मेरे नाम पे हैं, कृपया करके ये शेयर्स मुझे दे दिए जाएं। राइट, वो अप्लाई करेगा कि शेयर्स मुझे दे दिए जाने चाहिए। और एक बार अगर शेयर्स दे दिए जाते हैं, मतलब ये शेयर्स पे डिविडेंड दे दिया जाता है, तो वो लोग जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता कंपनी को कि भैया किसके शेयर्स है, क्या शेयर्स है, तब तक वो होल्ड पे रखेंगे। तो राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब होल्ड पे रखेंगे जब तक बोनस और उसका क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता, ठीक है, तो होल्ड पे रखा जाएगा। अब अगला आता है और लास्ट आता है 123 से चालू हुआ, फिर 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, फिर 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, 126 अबेयंस, होल्ड पे रखेंगे। अब आता है 127। अब 127 क्या बोलता है साहब? 127 बात करता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अब सवाल आया है मेरे पास, सर पर अगर नाम ही गलत मीन्स बाय फ्रॉड के लिए हो तो वो शेयर्स ही डिस्ट्रॉय करेगी ना कंपनी।
देख भाई, शेयर डिस्ट्रॉय करने से आउटपुट नहीं निकलता। कारण क्या होता है? उसे रिडक्शन ऑफ कैपिटल कहा जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब आप ये मानना चाह रहे हो कि वो जो पैसा है वो था, लीगल था, कंपनी के पास आ गया और कंपनी ने उसको रिड्यूस कर दिया। हम फ्रॉड वाला पैसा, हम ये कहना चाह रहे हैं तेरा पैसा ही नहीं है वो यार, ऐसा कोई शेयर होल्डर ही नहीं है, तू रिडक्शन ऑफ कैपिटल कैसे करेगी? तू तो ये मान जैसे कि ऐसा कोई कैपिटल कभी आया ही नहीं है, तू तो हमको दे दे। समझ रहा है क्या? अरे भाई तू तू एक प्रकार से अगर उस शेयर को कैंसिल कर देगी तो पैसा तो तेरे पास ही है ना। तो तू तो ये मान रही कि तेरे पास पैसा आया है, कोई लीगल पैसा है? ये लीगल पैसा है ही नहीं साहब, ये लीगल पैसा ही नहीं है। तो उन लोग को दे दो साहब, अब ज्यादा वो दिल पे मत डालो साहब, दिल पे डालो मत, तुम्हारी चीज ही नहीं है, तुम्हारी चीज नहीं है तो इतना क्यों वो मत करो इसके अंदर। और देखो साहब, नियमों का पालन नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी को देखो, नॉर्मली मैं आपको पेनल्टी और कभी याद रखने के लिए नहीं बोलता, यहाँ पे आपको जरूर बोलूँगा क्योंकि बदलाव है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है कंपनी के द्वारा और 30 दिन तक अगर पे नहीं हुआ है तो आपको 2 साल तक की तो जेल हो जाएगी दोस्तों, आपको 2 years तक की तो जेल होगी। फाइन होगा जो 1,000 रुपये से कम का नहीं होगा, फाइन होगा जो 1,000 से कम का नहीं होगा हर रोज का। और ब्याज लाख सी 18%, मैं ये वाला बता रहा था, ब्याज लाख सी 18%। उल्लंघन करोगे पेनल्टी 18% की है, 18% का ब्याज लगेगा। तो 2 साल की जेल है, 1,000 रुपया हर रोज का फाइन है और 18% का ब्याज लग जाएगा। सो ये कहानी आती है फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अब सर ऐसा हो सकता है क्या सर, मतलब कैन इट बी पॉसिबल कि मैं डिविडेंड नहीं दूं और मेरे पे पेनल्टी भी नहीं लगे? इसे हम लोग हमारी हिंदी में कहते हैं चिट में जीतूं पट तू हारे। ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे हाँ या ना यार, इज इट पॉसिबल दिस वे? चलो अब इसने बोल दिया है, ऐश्वर्या ने बोला हाँ सर पॉसिबल है, तो बस अब ऐश्वर्या अभी आपको समझाएगा, मुझे भी बताएगा कि डिविडेंड नहीं दूंगा, इस नियम का उल्लंघन करूंगा फिर भी मुझे पेनल्टी कैसे नहीं होगी। ए, तू बात मत बदल, तूने बोला हाँ सर पॉसिबल है, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे 40 से कम मार्क्स आएंगे तो भी मैं सीए में पास हो जाऊंगा। मैं आपसे अगर ऐसा पूछूं कि 40 से कम आए तो भी आप क्या सीए में बन सकते हो? अगर आपके सब्जेक्ट में 40 से कम आए तो भी क्या आप सीए में बन सकते हो? एक गजनी बोलना, 40 से कम आए तो भी क्या आप सीए में बन सकते हो? 40 से कम आए तो भी क्या आप सीए में बन सकते हो? देखो अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या यार, मतलब इतना क्या सोचना, मतलब ये तो हद हो गई, मतलब पॉजिटिविटी एट इट्स कोर है ये। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि पाकिस्तान सोच रही है कि मैं आने वाले 10 सालों में सुपर पावर बनूंगी। कम ऑन यार, मैं मानता हूं कि भिखारी को भी सोच बड़ी रखनी चाहिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो साहब उसका सबसे बड़ा ड्रीम होना चाहिए कि मैं अपने आप को चाइना से बिकने से रोक लूं, ये उसका सबसे बड़ा ड्रीम होगा। साहब तो आप ऐसी सोच नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते साहब, तो साहब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, आप डिविडेंड नहीं दोगे तो यार आप मरोगे ही मरोगे, और पेनल्टी लगेगी लगेगी, 2 साल के लिए जेल में डालेंगे ही डालेंगे। पर ये लोग ने ऐसी 5 सिचुएशंस यहां पे बताई है, कितनी? यहां पे इन्होंने 5 सिचुएशंस बताई, कितनी बताई है?
कितनी बताइए? कितनी बताइए? 5। ये 5 सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपने डिविडेंड नहीं दिया और उसके बावजूद, डिविडेंड नहीं दिया उसके बावजूद, डिविडेंड नहीं दिया उसके बावजूद आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। जरा ध्यान दीजिएगा साहब, आपको लेके जा रहा हूं वो 5 सिचुएशन में। अच्छा, 127 निधि पे भी लागू होगा। निधि पता है ना कौन है? सेक्शन 406 निधि कंपनीज। हाँ बोल दो गजनियों। निधि कंपनीज कई बार आई है बेचारी। हाँ, चिट फंड की बहन, बिल्कुल बिल्कुल। साहब देखो, पहला तो ये कह रहे हैं अगर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड, डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, राइट? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब ड्यू टू प्रोविजंस imposed by law, company was unable to pay dividend due to provisions imposed by law। मतलब लॉ ने ऐसे ऐसे प्रोविजंस डाल दिए कि कंपनी वाज अनेबल टू पे डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई। तो इस तरीके के प्रोविजंस डाल दिए कंपनी के ऊपर कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई, तो ये तो आएगा ऑपरेशन बाय लॉ। भैया लॉ की सिचुएशंस ऐसी थी, आपने बोला 30 दिन में जमा करो, आप मेरी बुक्स ही जब्त करके ले गए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बुक्स ले गए तो अब मुंह से तो दूंगा नहीं डिविडेंड, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा, शेयर होल्डर ने हमें डायरेक्शंस दिए कि ऐसे ऐसे डिविडेंड पे करना है, एंड दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी कॉम्प्लाइड विथ। तो सिंपल सा लॉजिक है, द डायरेक्शंस as mentioned by the shareholders were such that the company could not comply the same, and so they were not able to give या pay dividend। तो साहब क्या बोला? सिंपल बोला, those directions cannot be complied with and the same has been communicated to him। हम उसका कॉम्प्लायंस नहीं कर सकते। शेयर होल्डर ने बोला कि भैया ऐसे ऐसे डिविडेंड दो। अब आपने मेरे को बोला कि सर हम तो चाहते हैं कि आप वाली क्लास हम वेबएक्स पे लेंगे और रात को सर 11 बजे का टाइमिंग हो तब आप हमारी ये क्लास लो, उससे पहले हम लोग सब क्या बहुत बिजी रहते हैं। अब मान लो तुम्हारी एग्जाम है और मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाया, तो भैया मैं तुम्हारे डायरेक्शंस का पालन नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर 1, तुमने बोला वेबएक्स पे लो। अब वेबएक्स पे मैं इतना कन्वीनियंट नहीं था, मैं तुम्हारे लिए फिर भी सीखा, प्लस तुमने रात के 11 बजे की रखी। मैं रात का राजा नहीं हूँ, तो मैं तो 10:30 बजे तो मेरे को नींद आ गई, तो मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाया। तो जो डायरेक्शंस दिए हैं कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पॉइंट नंबर 1 सर वो क्यों दिए होंगे? अब गॉड नोज व्हाट यार, कोई ऐसे देता नहीं है, पर मान लो कंपनी ने डायरेक्शंस दिए हैं ऐसा ऐसा करना और कंपनी उस डायरेक्शन का पालन नहीं कर पाई, इसलिए नहीं दिए, तो हमारी गलती नहीं है साहब, हम तुमने निर्देश ही ऐसे दिए कि जिसका कॉम्प्लायंस नहीं हो पाया। तीसरा चल रहा है कि साहब डिस्प्यूट चल रहा है डिविडेंड को लेकर।
परसेंटेज क्राइटेरिया को लेकर डिस्प्यूट चल रहा होगा, प्रॉफिट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा होगा। तो जो भी इस कारण से डिस्प्यूट चल रहा है इसलिए नहीं दे पाए। चौथा है लॉफुली एडजस्ट हो गया, जो डिविडेंड का पैसा है, मान लो वो भैया तुमको कंपनी को कुछ पैसा लेने का था शेयर होल्डरों से और डिविडेंड देने का था, तो उन्होंने बोला भैया हमसे कॉल मनी मत लो और ये जो पैसा है जो डिविडेंड का आप दे रहे हो उसके सामने वो कॉल मनी को एडजस्ट कर दो। तो लॉफुली एडजस्ट कर दिया, लॉफुली एडजस्ट कर दिया। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, मोस्टली नहीं कर सकते ऐसा, पर अभी अगर अलाउ कर दिया जाए, सिचुएशन खराब हो ना, तो सब चलता है साहब, सब कुछ चलता है। एंड फॉर एनी अदर रीजन, मतलब ये लास्ट वाला बोलता है एनी रीजन वेयर द सिचुएशन ऑफ द कंपनी is such that even though the dividend is not paid, but still the mistake of non-payment is not due to कंपनी फेलियर। मतलब कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई है, पर उसका कारण मैं नहीं हूं साहब, कोरोना आ गया साहब, कोरोना आ गया, अभी क्या करें साहब। अभी तुम बोल सकते हो सर ऑनलाइन पे करना है, मुझे मालूम है यार, छोड़ना यार, पर अब कोई भी ऐसा कारण आ गया, धरती भूकंप आ गया, ले कंपनी धरती के अंदर चली गई, धरती बंद हो गई। दिमाग के भजिए मत कर, उदाहरण देना होगा तो मैं कुछ भी दे सकता हूं। सुनामी आ गई, हमारा ऑफिस बॉर्डर एरिया साइड में था, इतनी जोर से सुनामी आई कि हमारा जो ऑफिस है वो लाहौर शिफ्ट हो गया। अब बोल क्या करूं? हैं तो साहब देखो, उदाहरण बनाने हो तो आप जानते हो साहब, हम तो कहीं से कुछ भी बना सकते हैं, हम पाकिस्तान को चाइना में मर्ज करवा सकते हैं। तो साहब सिंपल सिंपल हिसाब किताब है, एनी अदर रीजन, राइट। 5 सिचुएशंस है, 5 सिचुएशंस, 127 की 5 सिचुएशंस है जहां पे हम ये कह रहे हैं आपने टाइम लिमिट में डिविडेंड नहीं दिया, 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसके बावजूद हम आप पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे। पहला है ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के कारण से बुक्स उठा के ले गए जानवर, एग्जाम्पल बुक्स सीज्ड। शेयरहोल्डर ने निर्देश दिए, वो निर्देश का पालन ही नहीं हो पाया। तीसरा डिस्प्यूट चल रहा है। चौथा लॉफुली एडजस्ट हो गया, राइट। और पांचवा लॉफुली एडजस्ट हो गया, मैंने बताया ना आपको, आपसे कुछ लेना था, आपको देना था, एडजस्ट कर दिया। और फॉर एनी अदर रीजन, जहां पे कंपनी ये साबित कर पा रही है कि जिम्मेदारी, मतलब उसके लिए जो रीजन है वो रीजन हम नहीं है। हेलो एवरीवन, अरे मेरे दोस्तों हाँ ना तो बोलो यार, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, पेनल्टी हो गई है, एक्सेप्शंस हो गए हैं, और इससे डिविडेंड चैप्टर रिवीजन के साथ 123 से पूरा होता है समाप्त।